Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. Today we will be doing the last chapter of your ISC 12th syllabus which is Unit 8 Psychology and the Environment. बहुत सिंपल चैप्टर है. ठीक है. इसका अगर तुम जाके पास्ट पेपर्स में देखो, बहुत रेयरली तुम्हें सेक्शन ए या सेक्शन बी में पूछा है. ओके, 99% चांसेस है कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क्स का है एंड वो 7 मार्क्स का तुम्हें डायरेक्टली आएगा सेक्शन सी में. ठीक है, तो ये तुम चैप्टर स्किप नहीं कर सकते जरा भी. लेकिन ये बहुत सिंपल चैप्टर है. ठीक है, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में कवर कर लिया है, जैसे कि पर्सनालिटी में एंड स्पेशली साइकोलॉजिकल थेरेपीज में. ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है हम लोगों ने उसमें कवर करके रखा है. सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कॉमन सेंस है बस. ठीक है, तो ये चैप्टर से बिल्कुल भी डरना नहीं है. ज्यादा लंबा चैप्टर भी नहीं है बट ज्यादा छोटा भी नहीं है. इट्स अ गुड लेंथ. तो अभी चालू करते हैं. बट as always before we move on, I'd like to remind you to purchase the ISC psychology handbook. सिर्फ 499 में you get in depth notes. जो ये notes है ना, सबसे पहले these are available for free. ओके, बट इनसे भी ज्यादा इन डेप्थ चाहिए विच विल एक्चुअली बी बेनिफिशियल मोर फॉर योर एग्जाम्स, वो मिलेगा तुम्हें. देन उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चंस विच आर बोर्ड लेवल. देन उसके साथ 2 सॉल्व सैम्पल पेपर्स, माइंड मैप्स, रिविजन शीट्स, बहुत सारे. इतनी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी इन दिस हैंडबुक. इफ यू वांट टू परचेज इट, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. वो एक यूट्यूब वीडियो है छोटा सा 2-3 मिनट का, जस्ट स्किप टू द एंड. वहां पे तुम्हें पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी. Okay, also do not forget to download the completely free Striver app. This is the first app made for Indian students. ठीक है, तो अभी तो ISC साइकोलॉजी की वीडियो देख रहे हो. एज योर बोर्ड्स कम टू एन एंड, मे बी यू आर गिविंग CUET या फिर बाहर जाने का प्लान है तो फिर SATs दे रहे हो, APs दे रहे हो, IELTS दे रहे हो, वॉट एवर तुम जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कि at the end of the day it is a lot of studies that we need to manage. Okay, in order to make that organized, Striver was created. Absolutely free available है. If you want any feature तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं वो फीचर ऐड कर सकता हूँ साथ. ठीक है, तो go do and download it. It is currently available on iOS and Play Store दोनों. ठीक है, तो स्ट्राइवर डाल दो तुम्हें मिल जाएगा, वरना लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लो. ठीक है, नाउ सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं काउंसलिंग क्या होती है. ठीक है, मे बी तुम्हारे स्कूल में तुमने देखा होगा देयर इज ए काउंसलर. एक काउंसलिंग होती क्या है या फिर एक काउंसलर करता क्या है. द काउंसलिंग या फिर जो काम काउंसलर करता है, बेसिकली वो लोग हमें हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स में हेल्प करने की कोशिश करते हैं. ओके, इफ देयर इज अ सिवियर मेंटल डिसऑर्डर, उसमें काउंसलर्स काम नहीं आता. ओके, काउंसलिंग इज लाइक साइकोलॉजिकल थेरेपी बट ज्यादा थोड़ा डे टू डे चीजों से रिलेटेड है ना. जैसे कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा या फिर बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा तो स्ट्रेस हो रहा है. ये सारी चीजों के साथ हमें कोप करना, हमें डील करना सिखाने के लिए वी हैव काउंसलर्स. ओके, काउंसलर्स कैन ऑल्सो कम इन. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अपना जॉब चूज करना है या फिर अपना नेक्स्ट फील्ड चूज करना है, उसके लिए तुम कोई वर्कशॉप पे जाते हो या फिर वहां से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हो, तो देर आर ऑल्सो गाइडेंस काउंसलर्स. ठीक है, तो काउंसलिंग का डेफिनेशन देखते हैं. इट इज ए प्रोफेशनल. ठीक है, प्रोफेशनल है, ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के बात करते वैसा नहीं है. इट इज ए प्रोफेशनल फेस टू फेस हेल्पिंग रिलेशनशिप. ये कीवर्ड है, हेल्पिंग रिलेशनशिप, वेर अ ट्रेन्ड काउंसलर. ऐसे कोई एरा गैरा उठ के खुद को काउंसलर नहीं बोल सकता. ऐसे हर एक ग्रुप में एक काउंसलर होता है, उसे बोलने के लिए काउंसलर एक्चुअली हैज टू बी ट्रेन्ड, डिग्री होनी चाहिए. Okay, assists an individual in understanding, resolving, and coping with personal, emotional, or behavioral problems. It aims to it aims to promote personal growth, adjustment, decision making, problem solving, and present focus. तो अभी जो हम लोग काउंसलिंग देखने वाले ना, आई वॉन्ट यू टू रिलेट दिस टू कार्ल रॉजर्स की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पे बेस्ड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. है ना, तो जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वगैरह वगैरह, ऑथेंटिसिटी, ये सब वही सारी चीजें इसमें है. ओके, वही वाले काउंसलिंग की इधर बात हो रही है. ओके, बेसिकली यू आर हेल्पिंग द पर्सन टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. उसको हम लोग काउंसलिंग बोलता. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ काउंसलिंग. सबसे पहली चीज, इट इज कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल. जैसे मैंने बताया कि अगर तुम्हें कोई आके प्रॉब्लम्स बता रहा है, ठीक है, तो तुम वो प्रॉब्लम्स किसी और को जाके नहीं बता सकते. ओके,
नेक्स्ट आता है क्लाइंट सेंटर्ड प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में जो क्लाइंट है दे आर एट द एपी सेंटर ऑफ एवरीथिंग। जो डिसीजंस लेने क्लाइंट को खुद को लेने देना है ना। वी हैव सीन दिस। सिर्फ गाइड करता है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है ना, देखा हुआ है ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग। तीन मेन एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का किस चीज की बात हो रही है इधर? द रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर, जो काउंसलर होता है, अगर तुम काउंसलर हो तो तुम, एंड द रिलेशनशिप विथ द क्लाइंट। ठीक है, तो अगर काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, इफ द क्लाइंट इज एबल टू ट्रस्ट द काउंसलर, वो तभी अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स बता पाएगा ना उसको, वरना नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए द रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो काउंसलर है उसको भी एक्सेप्टिंग होना ऑफ द क्लाइंट। अगर वो आके अपनी इनसिक्योरिटीज बता रहा है और काउंसलर उसके मुंह पे हंस रहा है, या फिर मुंह पे नहीं एटलीस्ट पीठ पीछे उसके हंस रहा है, तो ये क्या हो गया? दैट इज मेकिंग फन ऑफ समबडी, दैट इज जजिंग समबडी। एंड वो जब दिमाग में आ जाता है ना, यू आर नॉट एबल टू हेल्प दैट पर्सन कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट आता है द प्रोसेस। काउंसलिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसी मूवीज में क्या दिखाते हैं? बैठ के वो कुछ भी बोल रहा है जो क्लाइंट है, एंड ये सुन रहे हैं, एंड देन फिर उसके बाद कुछ भी रैंडम एडवाइस देके भेज दे रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ नहीं होता। देर आर ऑफ कोर्स सेवरल टेक्निक्स जहाँ पे बात करना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन दिस इन साइकोडायनामिक थेरेपी, जहाँ पे फ्री एसोसिएशन इंपॉर्टेंट रहती है ना। बट यहाँ पे जैसे मूवीज में दिखाते हैं दैट इज अ बिट अनरियलिस्टिक। यहाँ पे इवन इफ यू आर फॉलोइंग साइकोडायनामिक थेरेपीज, यू हैव एन एम कि उनको बात क्यों करने दे रहे हो, है ना। तो इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम लेके आया है ना, लेट्स टेक गाइडेंस काउंसलिंग। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपनी जिंदगी में करना क्या, एंड यू हैव कम टू मी। ओके, तो मैं तुमसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा कि तुमने पास्ट में क्या क्या चीज ऑलरेडी एक्सप्लोर की है, एक्सप्लोर की तो सबसे ज्यादा मजा किसमें आया, ये सब है ना। तो लेट्स से कि तुमने दो तीन चीजें बताई जिसमें तुम्हें मजा आया। तुम्हें म्यूजिक में एंड पेंटिंग में मजा आया बहुत। ओके, तो मे बी मैं बोलूंगा ठीक है, तो अभी म्यूजिक एंड पेंटिंग को और हम लोग ज्यादा लेट्स से उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तुम म्यूजिक के बारे में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो, या फिर म्यूजिक कंपोज करने का थोड़ा कोर्स वोर्स लो, या फिर तुम पेंटिंग का थोड़ा बहुत कोर्स वोर्स लो। एंड अगर तुम्हें तब भी मजा आ रहा है ना, तो ये वाला जो पहले का पार्ट था जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, कोर्स लो, क्लासेस लो, ये क्या हो गया? दैट इज गोल सेटिंग, है ना। एंड देन फिर उसके बाद जो भी तुम लेके आओगे उसके बाद मैं उसको इवेल्युएट करूंगा, अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इंटरवेंशन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आ सकता है तुम्हें कोई केस स्टडी में। ठीक है, इंटरवेंशन बेसिकली मीन्स स्टेपिंग इन। वेरी सिंपल वर्ड्स में, स्टेपिंग इन। ओके, इफ यू एज अ काउंसलर आर सीइंग कि कोई चीज इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, तो तुम, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, वी हैव टू मेंटेन दैट, बट एट द सेम टाइम तुम बोल सकते हो कि ओके मे बी वी शुड ट्राई टू चेंज दिस, तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो दैट्स स्टिल नॉन डायरेक्टिव, बट यू आर स्टेपिंग इन सेइंग कि ये गलत चीज हो रही है। मे बी यू शुड गिव योर सेल्फ सम सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा ऐसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऐसा। ओके, तो इंटरवेंशन इसको बोलते हैं। अभी स्किल्स, जो काउंसलर है उसके पास सर्टेन स्किल्स होनी चाहिए, जैसे टेस्टिंग, देन उसके बाद बात कैसे करनी है। क्योंकि इफ द काउंसलर इज नॉट एबल टू बिल्ड दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे क्लाइंट फील सेफ, तो काउंसलिंग ढंग से चलेगी नहीं, है ना। तो बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है। तो अभी ये स्किल्स क्या है या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दैट मेक अ गुड काउंसलर? तुम्हें सिलेबस में 9 पॉइंट्स देके रखे हैं, तुम्हें 9 के 9 पॉइंट्स करके जाने हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है ऑथेंटिसिटी। बेसिकली तुम्हें जेन्युइनली, यू हैव टू वांट जेन्युइनली कि जो भी क्लाइंट है उसको मैं हेल्प करूं, उसको हम लोग ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। देन पॉजिटिव रिगार्ड। अगर कोई भी पर्सन आया है तुम्हारे पास, अगर वो तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटी बता रहा है, तो यू स्टिल हैव टू एक्सेप्ट देम। ओके, लेट्स से कि कोई स्टूडेंट आया तुम्हारे पास जिसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, तुम होगे टॉपर अपने टाइम के, बट इसका मतलब ये नहीं है यू आर जजिंग द पर्सन कि अरे यार इसको मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है, कितना डम बच्चा है ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी स्टेपिंग इनटू समबडी एल्सेस शूज। एम्पैथी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू यूनिट 1। एज यू कैन सी, देखो सब चीजें अभी धीरे धीरे टाई इन हो जाती है, ठीक है, साइकोलॉजी में, एज वी रीच द लास्ट चैप्टर।
अब जो तुम देखोगे मैंने पैराफ्रेजिंग से लेके बॉडी लैंग्वेज तक मार्क करके रखा है। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स पूछे कि कौन सी होती है, ओके स्पेसिफिकली अगर तुम्हें पूछा जाए कि एक गुड काउंसलर में कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी होती है, देन यू हैव टू राइट 4, 5, 6, 7, 8, जो ये 5 देके रखी है ना, मेन तुम्हें ये लिखनी है, ये 5 लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद तुम ये 4 लिखोगे अगर 7 मार्क का पूछा तो, बट मोस्टली नहीं आएगा 7 मार्क का, 4 मार्क का दे सकते हैं मे बी। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स अगर तुमसे पूछा है तो तुम्हें ये 4 to 8 जितने देके रखे सिर्फ और सिर्फ ये लिखने हैं। ओके सबसे पहले ये लिखो, देन मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स। तो पैराफ्रेजिंग ये ऑलरेडी मैंने समझा है, बेसिकली जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसको डिफरेंट वर्ड्स में रिपीट करना। इससे क्या चीजें होती है, अगर कोई डाउट है या फिर कुछ क्लियर नहीं है उसको क्लियर कर लेना, क्लैरिटी ले लेना ना। बेसिकली अगर कोई आके स्टूडेंट तुम्हें बता रहा है कि आई फील लाइक अ फेलियर, मेरे पेरेंट्स से मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो पूरा रैंट करता है एंड देन उसके बाद लास्ट में जाके काउंसलर बोलता है ओके तो बेसिकली यू फील वेरी सैड व्हेन यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। तो ये क्या, यू आर क्लैरिफाइंग कि ये बच्चा पढ़ना क्यों चाह रहा है। ओके इज इट टू फुलफिल पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस या फिर कोई और रीजन है ना। तो पैराफ्रीजिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट ऑल्सो शोज दैट यू आर पेइंग अटेंशन। ओके ये जो अटेंशन वाला पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम बात कर रहे हो ओके एंड यू सी कि somebody इज नॉट दैट इंटरेस्टेड तो तुम नहीं बोलते रहोगे ना फिर, तो इसके लिए पेइंग अटेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन लिसनिंग, ये लिसनिंग कैसे करते हो, क्या करते हो। लिसनिंग इज नॉट ओनली जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं सिर्फ उसको लिसन करना नहीं है। ओके लिसनिंग इज ऑल्सो जो भी वो बीच बीच में पॉजेस ले रहा है, गैप्स ले रहा है। ओके अगर वो कोई चीज मिसस्पेल कर रहा है, स्पेशली इफ यू गो इन साइकोडायनामिक थेरेपी ना, ये सिलेबस में नहीं है बट मे बी यू कैन लुक अप द टर्म फ्रॉइडियन स्लिप। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉइडियन स्लिप। ये तो मेरे सिलेबस में नहीं है बट बेसिकली ये क्या होता है कि योर अनकॉन्शियस माइंड अफेक्ट्स योर बिहेवियर, जैसे कि वी ऑलरेडी नो है ना। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो तुमसे कोई वर्ड बुलवा देगा बट यू डू नॉट इंटेंड टू स्पीक इट। तो मे बी तुम लेट्स से अपनी टीचर को ऐसे कभी कभी मम्मी बोल देते हो, ओके दैट इज टेक्निकली अ फ्रॉइडियन स्लिप, कि मे बी यू फील दैट सेफ एंड दैट अटैच टू योर टीचर है ना। तो वो इसमें लिसनिंग की बात आ जाती है कि जो गैप्स है, पॉजेस है, स्टटर्स है, यू आर लिसनिंग टू एवरीथिंग, इवन बॉडी लैंग्वेज है ना। देन स्पीकिंग, उसको ढंग से स्पीक करना, तो पैराफ्रेजिंग हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल है ना। या फिर अगर कोई ऐसा टाइप का तुम टेक्निक ले रहे हो जहां पे यू हैव टू बी वेरी क्लियर, कोई टेस्ट है तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि तुम्हें करना क्या है इस टेस्ट में, क्योंकि सम टेस्ट कैन बी कंफ्यूजिंग। there can be people that come to you with certain listening disability, sorry learning disabilities है ना, ढंग से वो लोग समझ नहीं पा रहे, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, स्पीकिंग भी तुम्हें ढंग से आनी चाहिए। देन आता है बॉडी लैंग्वेज, खुद की बॉडी लैंग्वेज है ना। सबसे पहले दैट यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम एकदम ऐसे सोचले जैसे पढ़े रहोगे एज अ काउंसलर तो सामने वाला क्लाइंट वुड बी इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू मच। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू रीड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, खुद का तो संभालना ही है, ढंग से रखना ही है, जो क्लाइंट है उसकी भी बॉडी लैंग्वेज देखनी है एंड उसके बेसिस पे भी थोड़े थोड़े तुम निकाल सकते हो, इवैल्यूएशन निकाल सकते हो है ना। देन लास्टली आता है रोल ऑफ कल्चर इन लर्निंग। लर्निंग नहीं होगा, दिस इज रोल ऑफ कल्चर इन लिसनिंग एक्चुअली, यहाँ गलत लिखा है, दिस इज लिसनिंग। तो ये रोल ऑफ कल्चर इन लिसनिंग क्या होता है। अगर कोई क्लाइंट आया तुम्हारे पास, ओके वी हैव ऑलरेडी सीन फॉर एग्जांपल देर आर सर्टन कल्चरल डिफरेंसेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न वर्ल्ड है ना। तो ईस्टर्न वर्ल्ड जैसे जापान, इंडिया जैसे कंट्रीज है, यहाँ पे वी हैव अ कलेक्टिविस्ट सोसाइटी जहाँ पे ग्रुप इज गिवन प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल। बट वेस्ट में जाओगे, यूके यूएस में जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, द इंडिविजुअल गेट्स प्रायोरिटी ओवर द ग्रुप। ठीक है, तो ये रोल ऑफ कल्चर को भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट। तो अभी तुम समझो कि एज अ काउंसलर तुम सोच रहे हो कि अगर कोई पर्सन तुमसे आंख मिला के बात नहीं कर पा रहा है तो मे बी दैट पर्सन इज शाय है ना, या फिर वो कुछ छुपा रहा है, ऐसा करके तुम कुछ उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। मोस्ट पीपल के लिए मे बी ऐसा हो सकता है, बट वो जो पर्सन है वो जिस कल्चर से, मे बी उसके कल्चर में लोगों से आंख में आंख
डाल के बात करना इज सीन एज डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, तो ये कल्चर को भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट रहता। अब काउंसलर्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स, 4 स्किल्स आनी चाहिए मेन काउंसलर को ताकि वो एक गुड टेस्ट टेकर हो सके। सबसे पहले उसको होना चाहिए नॉलेज ऑफ टेस्ट। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट है जो तुम्हारे पास आया, वो बोल रहा है कि मुझे मे बी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, तो यू नीड टू नो डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, एंड तुम्हें फिर उसके बाद ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। अगर तुम देखोगे तो रोशा किंगब्लॉट का एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है ना, बट एट द सेम टाइम थीमेटिक एपोसेप्शन टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। तो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस। एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है बट स्कोरिंग भी तो डिफरेंट है। as we saw, there are different criterias in Rorschach and also different criterias in TAT. तो स्कोरिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आनी ही चाहिए। दिस इज अ स्किल दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड। देन देयर शुड बी एथिकल यूज ऑफ टेस्ट। बेवजह ऐसे ही मतलब पैसा बनाने के लिए कोई भी टेस्ट एडमिनिस्टर कर दिया, अब ये टेस्ट करते वो टेस्ट करते करके एडमिनिस्टर कर दिया, इज दैट गुड, इज दैट एथिकल? नहीं। जब यूज है तब एडमिनिस्टर करो। एडमिनिस्टर करने के बाद अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल जो भी आया है कि लेट्स से कि जो भी तुम्हारा क्लाइंट है उसको कोई डिसऑर्डर है, तो उसको लेबल नहीं कर देना, है ना। एज वी सॉ, ये लेबलिंग वाला प्रॉब्लम एक प्रोमिनेंट जगह पे हम लोगों ने देखा था। ओके, वो कौन सी जगह थी? इफ यू रिमेम्बर DSM-4 में एक्सेस 5 ग्लोबल असेसमेंट वाला जो स्केल था, है ना, तो उसमें जो पीपल है दे आर रेड्यूस टू नंबर्स। ओके, तो नंबर में रिडक्शन करने की वजह से तो ह्यूमैनिटी रहती है ना इन काउंसलिंग, वो चली जाती है कभी कभी। तो इसके लिए ये सारी चीजें भी दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पे हम लोग देखने वाले ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है एनवायरमेंट ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है। ओके, ये तो सारे पॉइंट्स देखे रखे, यही तुम्हें सिलेबस में है, तो तुम्हें यही अच्छे से याद करना। ओके, तो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन परसेप्शन? परसेप्शन क्या होता है? जो भी हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, है ना। तो लेट्स से एक एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें अगर बताऊं, तो अगर कि बहुत एक एम्प्लॉय है जो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, उसका कुछ तो ऐसे बॉस वॉस ने चिल्ला दिया उसको काम पे, तो बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, एंड वो घर पे आके ग्लास देखता है। ओके, बहुत बेकार एग्जाम्पल है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बहुत अच्छा है। ओके, वो एक घर पे आके ग्लास देखता है एंड वो बोलता है कि दिस ग्लास इज हाफ एम्प्टी। तो ये हाफ एम्प्टी वाली किस चीज में आ जाती है? पेसिमिज्म में आ जाता है, राइट। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, सिंस द एम्प्लॉई वॉज इन एन एजिटेटेड वर्क एनवायरमेंट या फिर नेगेटिव वर्क एनवायरमेंट, तो उसकी वजह से उसका मूड खराब है, और वो मूड खराब होने की वजह से तो उसका परसेप्शन है, वो परसेप्शन भी नेगेटिव आ रहा है। ओके, इवन इफ जो एम्प्लॉय है वो यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक रहता है, बट उसका दिन ही इतना खराब गया, उसका एनवायरमेंट ही आज जिसमें वो काम कर रहा था वो इतना नेगेटिव था कि उसके भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे। ओके, तो ये इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन दिखता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑन इमोशन। अगर कोई प्लेजेंट काम एनवायरमेंट है तो यू फील गुड, है ना, हैप्पी फील करोगे या फिर काम फील करोगे। ओके, बट अगर कोई नॉइजी क्राउडेड पॉल्यूटेड एनवायरमेंट है तो वहां पे तुम्हें भी इरिटेशन होगा, एजिटेशन होगा, एंगर आएगा, एंजाइटी होगी, है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे आसपास बहुत कचरा भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे तुम्हारा रूम बहुत डर्टी है, तो मेनी पीपल आरंट एबल टू स्टडी इन दैट। ठीक है, बट अगर तुम्हारा रूम क्लीन है तो तुम मे बी ज्यादा बेटर फोकस कर पा रहे हो, है ना। तो दिस इज इन्फ्लुएंस ऑन इमोशन। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑन ऑक्यूपेशन। ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे आसपास लेट्स से कोस्ट पे रहते हो तुम, ठीक है, कोई भी कोस्टल सिटी में रहते हो तुम जहां पे आसपास CL तालाब है, लेक है, कुछ भी है ना, तो वहां पे क्या हो सकता है, मे बी यू विल सी फिशरमैन, क्योंकि वहां पे फिशेज आर अवेलेबल। अभी इफ यू गो फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश जैसी जगह जहां पे देर इज नो सी, देर इज नो ओशन, वहां पे कैन यू एक्सपेक्ट टू फाइंड मोर फिशरमैन, या फिर यू विल एक्सपेक्ट टू फाइंड मोर फिशरमैन इन वेस्ट बंगाल, केरला, मुंबई, ये सारी जगहों पे? ऑफ कोर्स कोस्टल सिटीज में तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग स्टाइल। अभी तुम सोचो कि तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड है, तुम क्या वहां पे शॉर्ट्स, स्कर्ट, सन ड्रेसेस में घूमोगे? नहीं, है ना। मे बी यूल वेयर थर्मल्स एंड जैकेट्स एंड लॉन्ग कोट्स वगैरह।
बट एट द सेम टाइम इफ यू लिव इन अ वेरी ह्यूमिड हॉट एनवायरमेंट, तुम वहां पे ये सब ठंडे ठंडे ग्लव्स व्लव्स नहीं पहन के घूमोगे, जो वुल के ऐसे स्वेटर्स वगैरह नहीं पहन के घूमोगे। तो लिविंग स्टाइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय आवर एनवायरमेंट। एंड लास्टली आता है इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड। जो सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट्स रहते हैं हमारे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अब फिजिकल एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे, जो सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट जहाँ पे हम लोग की अपब्रिंगिंग हो रही है, वो हमारा एटीट्यूड शेप करता है। एटीट्यूड हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा कि क्या होता है ना। तो अगर कोई कम्युनिटी में तुम ग्रो अप हो रहे हो जहाँ पे एजुकेशन की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, तो यू विल ऑल्सो डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन। या फिर इफ यू आर ग्रोइंग अप इन अ कम्युनिटी जहाँ पे पंक्चुअलिटी की बहुत वैल्यू होती है, तो यू विल ऑल्सो बी समबडी हु ऑलवेज ट्राइज टू शो अप ऑन टाइम, है ना। तो ये इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका उल्टा, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमंस ऑन एनवायरमेंट। सबसे पहली चीज है नॉइज, है ना। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ऐसे ट्रैफिक की पे करके हॉर्न बजा रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, रोड रेज हो रहा है, एवरीथिंग, वी सी एवरीथिंग ऑन इंडियन रोड्स। तो ये क्या है, दिस इज नॉइज। रात को जाके पार्टीज है तो ऐसे कोई भी जा रहा है ब्लूटूथ स्पीकर पे जोर जोर से गाने बजाते हुए, ये सब क्या है, दिस इज ऑल नॉइज। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन। अगर हम लोग कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं, फैक्ट्री में हुआ या फिर इवन इफ घर से कोई कचरा है, उसको अगर ढंग से डिस्पोज नहीं कर रहे तो उससे पोल्यूशन होता है, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन होता है। एंड लास्टली आता है क्राउडिंग। क्राउडिंग क्या होता है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। क्राउडिंग बेसिकली इज, जो एक क्राउड क्या होती है, या फिर क्राउडिंग को तुम समझ सकते हो एज ओवर पॉपुलेशन, है ना। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अगर बहुत सारे लोग हैं, ओके, तो उससे क्या होता है, लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। इफ देर इज डेंसिटी इन पॉपुलेशन, तो यू विल नीड टू बिल्ड अ लॉट ऑफ होम्स। तुम्हें ग्रोसरीज ज्यादा चाहिए रहेंगी, तुम्हें पानी ज्यादा चाहिए, तुम्हें बिजली ज्यादा चाहिए, एवरीथिंग यू नीड अ लॉट ऑफ मोर, ठीक है। तो इससे एनवायरमेंटली नेगेटिवली इफेक्ट होता है। ओके, तो इफ यू सी अर्बन सिटीज में, वहां पे पोल्यूशन भी ज्यादा होता है ना। सी दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, वो इतना बड़ा शहर है, वहां इतने सारे लोग रहते हैं, इसके लिए उसका पोल्यूशन भी इतना ज्यादा है। इफ यू गो टू सम विलेज, सम टाउन जो छोटा सा है, सम रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे AQI वगैरह इतना बुरा नहीं होगा कंपेयर टू सिटीज, है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस क्या होता है, बेसिकली हम लोग ने ऑलरेडी टॉलरेंस शब्द देखा हुआ है। ओके, हम लोग ड्रग अब्यूज ये सब की बात कर रहे थे, आई थिंक इन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा था टॉलरेंस क्या होता है, बेसिकली द एबिलिटी टू विथस्टैंड समथिंग। अगर तुम्हें कोई चीज का एक्सेस दिया जाए एंड स्टिल तुम उसको हैंडल कर पा रहे हो, उसको हम लोग टॉलरेंस बोलेंगे। तो क्राउडिंग टॉलरेंस क्या होता है, थोड़े लोग रहते हैं जिनको अगर हम लोग ह्यूज क्राउड्स में भेज दे, ओके, फॉर एग्जाम्पल अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द मुंबई लोकल ट्रेन, है ना। लोकल ट्रेन तुम समझ लो, या फिर इन सम प्लेसेस नॉर्मल ट्रेन भी इतनी भरी हुई रहती है ना। तो आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लोकल ट्रेन यूर, देर इज अ लॉट ऑफ रश एंड एवरीबडी इज गेटिंग अप एंड गेटिंग डाउन पूरे टाइम। तो देर आर मेनी पीपल जो इस एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, उनको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगेगा, दे विल फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम देर विल बी सम पीपल जो बहुत कंफर्टेबल है इससे, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवलिंग इन दैट ट्रेन, वो लोग रोज उसी ट्रेन से जा रहे हैं, रोज ही उस एनवायरमेंट में, तो उनकी जो टॉलरेंस रहती है ऑफ हैविंग अ क्राउड अराउंड, वो बढ़ जाती है, तो उनको इतना अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन टॉलरेंस। कंपटीशन टॉलरेंस यहाँ पे हम लोग मेनली हेल्दी एंड अनहेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर कोई टॉपर है तुम्हारा, है ना, यू आर अ टॉपर एंड देर इज अनदर कंपेटिटर इन योर क्लास जो तुम्हारे जितने मार्क्स लाने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देर आर सम पीपल, उसको तुमसे ज्यादा मार्क्स आ गए, सॉरी तुम्हें उससे ज्यादा मार्क्स आ गए, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा कुछ है, देर इज सम अदर पर्सन, कोई टॉपर है ना, उसको तुमसे कम मार्क्स है, तो एकदम गुस्सा हो जाता है, पेन तोड़ देता है, बुक फेंक देता है, ऐसे टैंट्रम वैंट्रम थ्रो करता है। ये क्या हो गया, गुस्सा दिखाता है, तुमसे बात नहीं करता है, सब लोगों को ऐसे फिर झूठा झूठा बोलने लगता है, अरे ये तो चीटिंग कर रहा था, ये तो चीटिंग कर रही थी, मैंने देखा था, इसके इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते, और ना मुझे पता है ना, मैं इतना पढ़ के आया, मैं ऐसे स्टार्टिंग डे 1 से पढ़ रहा हूँ, इसको एक दिन पहले पढ़ के इतना कैसा। ये सब चीजें क्या है, दिस इज अनहेल्दी कंपटीशन के सिम्टम्स, है ना। वो हार गया तो उसने ये सब जाके सोर लूजर वाली हरकतें कर दी। इफ
देयर वाज हेल्दी कंपटीशन, इफ देयर वाज हेल्दी राइवलरी बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, तो अगर उसको कम मार्क्स आते तो एक्सेप्ट करता है, वो बोलता है चल देख अगले अगले एग्जाम में, देख अगले एग्जाम में तेरे से ज्यादा लेके आऊं. सो व्हाट इज दैट? दैट इज हेल्दी कंपटीशन. यू आर मोटिवेटिंग ईच अदर टू डू योर बेस्ट, है ना. तो जब यहाँ पे अगर कोई कंपटीशन में somebody गेट्स अग्रेसिव या सोर लूजर जैसा एक्ट करने लगता है, ओके तो उसको फिर हम लोग कंपटीशन टॉलरेंस बोलेंगे कि उसका कंपटीशन टॉलरेंस लेस है. ओके अब आते हैं हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स पे. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, नेचुरल डिजास्टर्स. एंड देन हम लोग देखने वाले पीटीएसडी क्या होता है. ठीक है, दैट इज अनदर डिसऑर्डर इन योर सिलेबस. तो नेचुरल डिजास्टर्स क्या होता है? बहुत सिंपल. दीज आर सडन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, सब. ठीक है. साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सोशल इफेक्ट्स एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स देखने वाले हैं ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स अब हम लोग. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इफ यू हैव बिन फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक में, ठीक है, तो तुम्हें ऑफकोर्स बहुत ज्यादा फियर होगी, एंजाइटी होगी कि बिल्डिंग बिल्डिंग गिर रही थी ना तुम पे एक टाइम पे. मे बी यू लॉस्ट समवन, मे बी यू लॉस्ट अ लव्ड वन, तो डिप्रेशन, ग्रीफ हो सकता है. ओके या फिर अगर तुम लेट्स से कोई बिल्डिंग गिरी एंड यू वर ट्रैप्ड अंडर दैट बिल्डिंग फॉर 1 or 2 days, ऐसा कुछ, तो ये क्या, यू विल फील, यू विल हैव दैट ट्रॉमा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ. तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गया. नेक्स्ट आता है सोशल इफेक्ट्स. सोशल इफेक्ट्स में क्या हो जाएगा? कोई भी अगर लेट्स से देयर वाज अ फ्लड या फिर देयर वाज अ सुनामी, इसकी वजह से क्या होता है, मेनी विलेजेस अगर है दे गेट ब्रोकन, घर और सब उजड़ जाते हैं, एवरीथिंग फ्लोज अवे विद द वाटर. एंड जो पीपल है अब फिर उनको कहाँ, वो जो विलेज है उसमें तो रह नहीं सकते, पूरा पानी भर गया, तो दे हैव टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस. तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट. कोई बच्चा खो गया, कोई बच्चा उसमें, यू नो, द चाइल्ड डाइज. तो ये सब चीजें क्या हो गई है, यू नीड टू मूव अवे, यू नीड टू, यू नो, तुम्हें अपने फैमिली से बिछड़ना पड़ रहा है. ये सब चीजें सोशल इफेक्ट्स में आती है. देन लास्ट आता है बिहेवियरल इफेक्ट्स. इसमें हम लोग दो टाइप के बिहेवियरल इफेक्ट्स देखते हैं. ओके सबसे पहला है पैनिक, है ना. अब क्या करें, शिट ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वेयर शुड वी रन, वेयर शुड वी हाइड, हाउ शुड वी सेव आवरसेल्व्स. तो ये सब क्या है, दीज आर पैनिक, कंफ्यूजन, विड्रॉल, ये सारे रिएक्शंस आ. बट एट द सेम टाइम अगर तुम देखोगे कोई नेचुरल डिजास्टर है, तो देर आर सम पीपल हु आर हेल्पिंग अदर पीपल टू. देर इज ऑल्ट्रुइज्म एंड रेजिलियंस कि नहीं भाई हम लोग कुछ भी करके ऐसे बाहर निकलेंगे. तो दैट इज रेजिलियंस. ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है? ऑल्ट्रुइज्म इज अ फेयरली कॉमन वर्ड. अगर तुम साइकोलॉजी में थोड़ा भी पढ़ोगे आगे जाके तो तुम्हें और ज्यादा आएगा. बेसिकली ऑल्ट्रुइज्म इज दैट यू केयर अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल. ओके एंड इन सम केसेस खुद से, खुद की जो नीड्स रहती है उससे भी ज्यादा केयर करते हैं. ओके तो देर आर सम पीपल जैसे खुद की लाइफ सैक्रिफाइस कर देते किसी को बचाने के लिए. दैट कम्स अंडर ऑल्ट्रुइज्म. अब देखते हैं पीटीएसडी क्या होता है. ठीक है, पीटीएसडी के मैंने थोड़े सिम्टम्स है उसको भी थोड़ा डिटेल में समझाया यहाँ पे. ठीक है, एंड देन उसका मैं तुम्हें थेरेपी एंड ट्रीटमेंट भी देने वाला हूँ. तो दिस इज अगेन समथिंग जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है. तुम जाओगे एग्जाम में, तुम देखोगे कि अरे ये तो कोई डिसऑर्डर का क्वेश्चन है, तुम देखोगे एंड देन तुम्हें डिसऑर्डर याद नहीं आएगा एंड तुम गलत लिख के आओगे. रिमेंबर डिसऑर्डर्स तुम्हें अपने पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनिट 5 में नहीं है, तुम्हें यूनिट 7 में पीटीएसडी भी है एंड देन तुम्हें यूनिट 3 में ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं. ओके तो रिमेंबर दोस टू, इन तीनों को भी रिवाइज करके जाना. तो पीटीएसडी का सबसे पहला सिम्टम इज री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमा. अगर तो उनके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो बार बार अपने दिमाग में उसको रिलिव करते रहते. क्योंकि मूवीज में ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे कुछ फ्लैशबैक हो रहा है, उसको याद आ रहा है कि उसकी फैमिली मेंबर को क्या हुआ था वगैरह वगैरह. तो ये क्या, दिस इज री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमा. वो जो फ्लैशबैक आ रहा है उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, है ना. नेक्स्ट आता है अवॉइडेंस बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर वॉज अ फ्लड या सुनामी जिसकी वजह से द पर्सन हैज पीटीएसडी, तो मे बी स्विमिंग पूल के पास नहीं जा रहा, कोई बीच वीच के पास नहीं जा रहा, है ना. देन आता है हाइपर अराउजल. हाइपर अराउजल इज बीइंग अलर्ट ऑल ऑफ द टाइम या फिर बीइंग ऑन एज, है ना. एक कीवर्ड है बीइंग ऑन एज, है ना. पूरे टाइम सो नहीं पा रहे हो ढंग से क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं सोऊंगा कुछ हो जाएगा. तो देर इज, यू आर कंप्लीटली अलर्ट, यू आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ एवरीथिंग गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स. तो उससे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है ऑफकोर्स. देन नेगेटिव चेंज इन माइंड एंड कॉग्निशन.
कॉग्निशन क्या हो जाता है, हमारे थॉट्स, मेमोरीज, ये सब। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, है ना, देर इज फियर, देर इज गिल्ट कि अरे यार वैसे हो गया था, लास्ट टाइम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या पता वापस हो जाए, है ना, ऐसा कुछ। तो अभी इसके दो ट्रीटमेंट्स में तुम्हें दे रहा हूँ। सबसे पहले तो सीबीटी, एज वी जस्ट सॉ, नेगेटिव थॉट्स वगैरह आ सकते हैं, है ना, तो ये जो नेगेटिव कॉग्निशंस है इनको निकालने के लिए वी कैन यूज सीबीटी, है ना। एंड जो एज वी सो देर इज अवॉइडेंस बिहेवियर टू, है ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उससे ही डरने लगता है, कि कोई फ्लड था, सुनामी था, वो जो पर्सन है वो स्विमिंग पूल से डर रहा है ना। तो ये क्या है, धीरे धीरे करके वी कैन रिमूव इट थ्रू व्हाट, थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग थेरेपीज या फिर फ्लडिंग एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो ये दो ट्रीटमेंट्स मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमोटिंग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर। ये तुम्हें सिलेबस में एग्जैक्ट जो पॉइंट्स देके रखे हैं, मैंने वही पॉइंट्स दिए, तुम्हें 6 पॉइंट्स टोटल देके रखे हैं, बट ये 7 मार्क्स का आ सकता है। तो जब 7 मार्क्स का आए, पहले तुम ये 6 लिखोगे, एंड देन उसके बाद अपना कुछ भी एक और पॉइंट बना सकते हो। ओके, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सब हम लोग थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। बेसिकली ऐसे एनवायरनमेंट को सेव कैसे करना, वही सारी चीज है। तो सबसे पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन, है ना, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करो, पॉल्यूशन मिनिमाइज करो, और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें। देन रिडक्शन ऑफ नॉइज, नॉइज पोल्यूशन भी कम करना, हॉन्किंग नहीं करना, लाउड स्पीकर्स नहीं करना, बेवजह चिल्लाना नहीं, है ना। देन रिडक्शन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंज्यूमर गुड्स एंड प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक्स रिड्यूस करो, यूज पेपर बैग्स, डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। नेक्स्ट आता है गार्बेज मैनेजमेंट, तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, है ना, ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट में करो उसको, ताकि वो रिसाइकल हो पाए, है ना। तो पेपर वेस्ट, देन वो कैंस एंड देन प्लास्टिक, इन तीनों को सेग्रीगेट करो, ताकि उसको भी हम लोग रिसाइकल कर सके, है ना। तो गार्बेज मैनेजमेंट में आता है। देन ये गवर्नमेंट का पार्ट है, लॉज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन दैट वायलेट एनवायरमेंटल डिजाइन। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन है, लेट्स से कि कोई देयर इज सम इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको फैक्ट्री बनानी है, तो उसको ऐसे पेड़ वेड़ नहीं काटने देना। ओके, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी ऐसे माउंटेन जाके माउंटेन काट दे रहा है वो, या फिर कोई फॉरेस्ट फॉरेस्ट काट दे रहा है, ये सब नहीं कर सकता। ओके, इवन इफ द पर्सन इज डूइंग दैट, तो उसका जो डैमेज हुआ है टू द एनवायरमेंट, उसको इन सम वे रिप्लेनिश करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देर शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू। नेक्स्ट आता है प्लांटिंग ट्रीज। सबसे सिंपल, ट्रीज क्या CO2 ऑब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं अपना, तो हमारा एयर पोल्यूशन ट्रीट करते हैं। दे रिड्यूस हीट, सिंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, सिंस CO2 इज गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम आर एटमोसफियर, है ना। देन इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें वेरी कॉमन चीज है, वी ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस। अब हम लोग आएंगे टू द फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, विच इज पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। ये भी बहुत सिंपल है। पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी, है ना। पॉवर्टी इज अ स्टेट जहां पे द पर्सन इज नॉट अर्निंग इवन अ मिनिमम वेज, है ना। जो पॉवर्टी लाइन रहती है उससे भी नीचे है या फिर उसके आसपास है, तो दैट पर्सन इज इन पॉवर्टी, दैट पर्सन इज पुअर, उसके पास स्पेसिफिक फाइनेंशियल फंड्स नहीं है। ओके, एंड डेप्रिवेशन क्या होता है, डेप्रिवेशन जो ये पॉवर्टी, उसकी वजह से वो लोग चीजें नहीं खरीद पा रहे, उसी को डेप्रिवेशन बोलते हैं। द नॉट हैविंग ऑफ थिंग्स, उसको वैसे करके समझ लो, है ना। अगर कोई चीज किसी को मिल नहीं रही है, दैट मीन्स दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इट, है ना। इफ फॉर एग्जाम्पल देर इज समबडी हु हैड डेथ इन देयर फैमिली अभी रिसेंटली, तो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो अभी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन, उसके एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स। तो पर्सनालिटी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आता है, देयर इज लो सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन कम रहता है, फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट लो, उसको कोई प्राइवेट स्कूल भेज दे ऑन सम स्कॉलरशिप, ठीक है, इतना समझ लो, बट दैट पर्सन इज वेरी पुअर, दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। ओके, उसको मस्त कोई हाई फाई स्कूल में भेज दिया है, लेकिन ऑन सम स्कॉलरशिप वो कुछ भी जीता है, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी में क्या रहेगा, वेन एवर दैट चाइल्ड गोज अप टू एनी ऑफ दीज रिच किड्स, तो वो क्या होगा, दैट पर्सन वोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक ढंग से, है ना। इवन इफ उसको ढंग की इंग्लिश आती होगी, दैट पर्सन मे स्टिल स्टटर। तो पर्सनालिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देन मोटिवेशन, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है दैट रिड्यूसेस। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, जो इनर ड्राइव रहता है ऑफ ऑल ऑफ अस, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंट्रिंसिक ड्राइव कम्स इन when you are talking about your hobbies, right? So you want to paint because you like to paint, not because
देयर इज सम ऑब्लिगेशन दैट यू नीड टू फुलफिल, राइट? तो तुम अपने लिए पेंट कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू, तो ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है ना, ये भी कम हो जाता है। ओके, क्योंकि अगर उनके अंदर से कुछ आ रहा है कि यार मुझे आज पेंटिंग करनी, पेंटिंग का मन है, बट दे डोंट हैव अ कैनवस, दे डोंट हैव पेंट्स वगैरह वगैरह। ओके, एंड अगर इफ यू आर सेइंग कि ऐसे कुछ भी लेके कर सकते हैं, मे बी दे कैन मेक देयर ओन पिगमेंट्स आउट ऑफ ब्रिक्स, ये सारी चीजें अगर तुम देखोगे, इट वोंट बी एज गुड ना एट द एंड ऑफ द डे। कि even if they are using budget friendly options, of course everybody would like to use the best things, ताकि वो अपना जो क्रिएटिविटी उसको ढंग से एक्सप्लोर कर पाए, है ना? देन आता है सोशल बिहेवियर। ऑफन क्या हो जाता है, ऑफन वी सी एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल क्या होता है? समथिंग दैट गोज अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। तो एंटी सोशल बिहेवियर यूजुअली वी रिलेट टू डेलिंक्वेंसी, है ना? जहाँ पे देर आर क्राइम्स, देर इज थेफ्ट, वैंडलिज्म वगैरह, तो उनका जो सोशल बिहेवियर रहता है वो कम हो जाता है। देन सोशल विड्रॉल। ओके, दैट पर्सन इजंट एबल टू मेक फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टीम ही लो है, तो वो फ्रेंड्स बना ही नहीं पा रहा, है ना? देन आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। तो इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड फूड ढंग से, तो उसका जो थॉट प्रोसेस रहेगा, मेमोरी रहेगा, दीज ऑल थिंग्स ऑफ कोर्स रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी किससे आती है? फूड से आती है। फूड तो है नहीं, तो ये सारी जो चीजें हैं, जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस रहते हैं, दे आल्सो गेट हैम्पर्ड। नेक्स्ट वी हैव मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, जो पॉवर्टी रहती है ना, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये सब चीजों का रिस्क बढ़ा देता है। ओके, तो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। सिंस उनके पास चीजें नहीं है, तो मे बी एंड समबडी वांट समथिंग, तो उससे डिप्रेशन हो सकता है, होपलेसनेस आ सकती है ना? अगर कुछ स्ट्रेस है, वो ढंग से स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे हैं। अभी क्या करते हैं, द पर्सन हैज मनी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, स्पा चले गए, मसाज लेने चले गए, या फिर शॉपिंग चले गए, जस्ट ऐसे बाहर घूम के आ गए, ये सब चीजें वेकेशन पे चले गए, तो ये मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है ना, टू ऑल ऑफ अस। बट दे कांट टेक वेकेशंस, दे नीड टू कॉन्स्टेंटली बी वर्किंग, वरना मे बी दे कांट इवन अफोर्ड फूड। ऐसा भी हो सकता है इन सम केसेस। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? अब तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हें ऐसे सिलेबस में देखे नहीं रखा है, बट मैंने यहाँ पे 4 मस्त कॉमन वाले देखे रखे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर कॉजेज? सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। अगर काम नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं है मतलब पॉवर्टी है, सिंपल। देन लो एजुकेशन एंड स्किल्स, एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, डिग्री नहीं है, तो जॉब नहीं मिलेगा। एंड अगेन जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पॉवर्टी। देन आता है इलनेस एंड डिसेबिलिटी। इफ यू हैव सम इलनेस, इफ यू हैव सम डिसेबिलिटी, इसका मतलब है कि तुम काम पे जा ही नहीं पा रहे हो, है ना? या फिर जो भी तुम्हें काम मिल रहा है वो इतना हाई पेइंग ना हो, है ना? सिंस यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ लीव्स, सिंस यू आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली इल, है ना? तो ये क्या, इलनेस एंड डिसेबिलिटी। अगेन ढंग से पैसा नहीं मिल रहा, दैट लीड्स टू पॉवर्टी। देन सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इससे भी हो सकता है, अगर तुम देखो फॉर एग्जाम्पल द कास्ट सिस्टम, वहां पे लोअर कास्ट, जहां पे एटलीस्ट ये प्रैक्टिस होता है, वहां पे द लोअर कास्ट डू नॉट गेट इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। वरना अगर तुम्हें और थोड़ा वाइडर एग्जाम्पल देखना है, तो टेक विमेन। विमेन डू नॉट गेट इनफ, जो इक्विवेलेंस रहना चाहिए इन पेमेंट्स, इन वेजेस, इन सैलरीज, वो नहीं रहता। देर इज अ वेज गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन, इवन इफ वो लोग सेम रोल के लिए आ रहे हैं, है ना? सो दैट इज ऑल्सो इनइक्वालिटी, दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अभी ये जो कॉजेज है, इनको सॉल्व करना, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो अगर एजुकेशन कम है, स्किल्स कम है, तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट करो, है ना? जो स्कूल्स रहते हैं, बच्चा है, स्कूल भेजो उसको, स्किल डेवलप करवाओ, ये सब चीजें करो, है ना? देन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ, देर आर सो मेनी स्कीम्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। देन इलनेस एंड डिसेबिलिटी है, दैट मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो, है ना? तो अगर दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे फॉर वॉट एवर ट्रीटमेंट दे नीड, उसकी वजह से वो बार बार उसको घर पे बैठना पड़ रहा है, बट वंस द डिसऑर्डर, द डिजीज इज ट्रीटेड, वो वापस काम करने जा सकता है ना? देन अगर इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो सोशल वेलफेयर एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज लेके आओ। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हम लोगों ने यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स देखी, कॉजेस देखे, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो
पूछेंगे तो नहीं, ये मोस्टली बहुत सिंपल सा टॉपिक है, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। दीज आर ऑल थिंग्स जो हम लोग बेसिकली थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दैट वाज द एंड ऑफ द साइकोलॉजी सिलेबस। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू रीच आउट टू मी एट द ISC गाइड ऑन इंस्टाग्राम। ये जो नोट्स है अवेलेबल फॉर फ्री, व्हाट्सएप चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Do not forget to download the Striver app. Do not forget to purchase the ISC Psychology Handbook. If you have your exam tomorrow, all the best and bye bye.